बच्चों, आप सभी का स्वागत विजेता चैनल पर। और जो हमारा ये क्विक रिवीजन चल रहा है और आपका पेपर बिल्कुल आ ही गया है, तो आज जो हम क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं वो है फिजिक्स के पार्ट। तो फिजिक्स के पाठों में पहला जो है वो प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ये है 8 नंबर का। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये है 4 नंबर का। विद्युत वाला जो लेसन है वो है 7 नंबर का। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये वाला लेसन है 6 नंबर का। और हमारा पर्यावरण, ये वाला जो लेसन है वो है आपके 5 नंबर का। तो अभी जो हम शुरू कर रहे हैं वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कि है आपके 8 नंबर का। 8 नंबर के क्वेश्चन जो है इसमें से पूछे जाते हैं। तो बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है हमारे लिए, क्योंकि एक तो ये सब बहुत ज्यादा नंबरों वाला है और दूसरा इसमें से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आपसे हमेशा ही कभी कौन सी स्थिति में, कभी कौन सी स्थिति में, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्के रूप से आता है। क्योंकि 6 स्थितियां हैं, 6 स्थितियों में से 2-3 स्थितियां वो आपसे अल्टरनेट रूप से पूछते ही रहते हैं। इसलिए इस लेसन को आप बहुत ध्यान से पढ़िए। और मैं सोचती हूँ कि आप कॉपी, पेन और बुक अपने साथ में लेकर के बैठे होंगे, तो बुक का जो पार्ट नंबर 9 है आपका, वो निकाल लीजिए। उसी के अनुसार हम पढ़ते जाते हैं। जब मैंने पहले वीडियो बनाया था तो इस लेसन से संबंधित बहुत सारी क्वेरीज बच्चों की आई थी कमेंट्स के रूप में। तो मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि उन क्वेरीज को भी मैंने उन्हें तुरंत जवाब तब भी दे दिया था, पर आज मैं कि बच्चों के मन में कौन कौन से प्रश्न उठते हैं कि इस आंसर को कैसे लिखा जाए और ऐसे क्यों होता है मैडम। तो उन जो क्वेरीज हैं उनको भी मैं साथ के साथ में लेकर चल रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं हम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले बात आती है परावर्तन की। तो परावर्तन कहते किसे हैं? जैसे कि मैं एक बॉल दीवार पर मारूं और वो लौट करके वापस मेरी ही तरफ आ जाए, यानी प्रकाश की किरणों का किसी भी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आना, ये बात कहलाती है परावर्तन। और जो परावर्तन होता है वो कुछ नियमों के अंतर्गत होता है। तो कौन कौन से नियम होते हैं? 2 नियम इसके अंदर कहे जाते हैं कि परावर्तन किसके अंतर्गत, कौन से नियमों के अंतर्गत होता है। तो परावर्तन के जो नियम है वो देखिए, आपके पेज नंबर, जो पुरानी बुक है उसमें पेज नंबर 177 पर परावर्तन के नियम लिखे हुए हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर रहता है। किरण आई है उसे आपतित किरण कहते हैं। सतह से टकराकर वापस किरण जा रही है उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। जैसे ये देखिए, ये किरण आई है, इसे आपतित किरण कहेंगे। ये वापस से लौट रही है, एरो का निशान उधर ही लगाते हैं जिधर वो किरण जा रही है। तो ये जो किरण जा रही है उसे परावर्तित किरण कहा जाएगा। और यहाँ पर इन दोनों किरणों के मध्य ये 90 डिग्री के कोण पर जो होगा उसे कहा जाएगा अभिलंब। ठीक है, तो पहला जो नियम है वो ये नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान समान होता है। और सेकंड जो नियम है वो लिखा हुआ है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। यानी क्या कह सकते हैं कि आपतन किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये जो तीनों हैं वो एक ही तल में होते हैं। यानी इनके उल्टे वाले तल में या साइडों वाले तल में ये नहीं जाएंगे, ये तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दोनों ही हमारे परावर्तन के नियम हैं। और ये परावर्तन के जो नियम है वो आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, पर कई बार एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं कि परावर्तन के नियम बताइए। नेक्स्ट चलते हैं हम साधारण दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब। तो एक बच्चे की क्वेरी ये थी कि मैम बताइए कि साधारण दर्पण से किस तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। तो बच्चों, रोज ही हम जो कांच में अपनी फोटो देखते हैं, कांच में जब आप तैयार होते हो कहीं जाने के लिए, तो जो कांच हम प्रयोग में लेते हैं अपने आप को देखने के लिए वो समतल दर्पण ही होता है। और समतल दर्पण में जो बनने वाले प्रतिबिंब हैं वो देखिए आप ही के बराबर बनते हैं। यानी प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु के बराबर ही बनता है। दूसरा क्या है कि प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी बनता है, यानी वो जो अंदर प्रतिबिंब बना है उसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर एक पर्दा लगा दिया जाए या कहें कि पीछे दीवार ही है और मेरे सामने कांच है, तो जो कांच में प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब को मैं पीछे दीवार पर प्राप्त नहीं कर सकती, तो वो प्रतिबिंब कैसा हो गया? आभासी हो गया। तो समतल दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब है वो आभासी होते हैं, वस्तु के बराबर होते हैं। और दूसरा कि वस्तु से दर्पण से उतनी ही दूरी पर अंदर बनते हैं जितनी सामने वस्तु रखी हुई है। यानी
कांच को आप पास और यूं दूर ले जाते हुए जाइए तो आप देखेंगे कि आपका चेहरा जितना आप पास लाते जा रहे हैं, जैसे इतना पास है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो इतना ही पास बनेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको आगे ले जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको प्रतीत होगा कि अब इतनी दूरी हो गई है तो आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी भी इतनी हो गई है। यानी सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी कांच के अंदर, दर्पण के अंदर, उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ये 3 क्वालिटीज हो गई है। और 4th क्वालिटी जो होती है समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की, कि उसमें पार्श्व परावर्तन जो है, पार्श्व परिवर्तन जो है वो पाया जाता है। इसका मतलब क्या है, जैसा कि बायो वाले उसमें भी मैं बताती आई हूँ और अपने वीडियो जो अधिकतर वीडियो है उनमें भी मैं बताती हूँ कि जब मैं अपने सामने खड़ी हूँ, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, तो आपका राइट हैंड निकालिए कौन सा होगा, बिल्कुल, और मेरा ये जो राइट हैंड है ये वाला है और आपका इधर वाला होगा। यानी हमारा जो दायां भाग है वो बाईं तरफ दिखाई देता है और बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है। तो समतल दर्पण से जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं उनमें पार्श्व परिवर्तन पाया जाता है और इसी वजह से जो एम्बुलेंस शब्द लिखा होता है गाड़ियों पर, चिकित्सा वाली जो गाड़ियां होती हैं उन पर एम्बुलेंस जो शब्द लिखा होता है वो उल्टा लिखा हुआ होता है, ताकि हम उसको दर्पण में देखें तो वो हमें सीधा दिखाई दे, हम उसे पढ़ें और फटाफट से एम्बुलेंस के लिए जगह छोड़ दें। तो मैं समझती हूँ कि जिन बच्चों को ये क्वेरी थी कि साधारण दर्पण से, समतल दर्पण से किस तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, तो अब अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। अपना जो कांच में आप रोज चेहरा देखते हैं उसे ही आप ध्यान में ले लीजिएगा और जो साथ में मैंने बताए हैं उन 4 पॉइंट्स को आप लिख दीजिएगा, आपके बिल्कुल पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। गोलीय दर्पण, वो अभी जो हमने विशेषताएं बताई वो थी समतल दर्पण की। अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो किसी भी गोले का, कोई गोल दर्पण है, किसी भी गोले का यदि कोई भाग काट लिया जाए तो इस प्रकार से जो बनने वाला दर्पण होगा वो गोलीय दर्पण कहलाएगा। और दर्पण के पीछे की तरफ बहुत अच्छी पॉलिश कर दी जाती है ताकि जो परावर्तन हो वो बहुत अच्छे से हो, किरणें जो है वो दूसरी तरफ न जाएं। तो गोलीय दर्पण जो होता है वो 2 तरह का होता है, यानी कांच के एक टुकड़े को, गोल टुकड़े को काट करके दर्पण बनाया गया है, एक तरफ उसके पॉलिश कर दी गई है। तो गोलीय दर्पण को 2 भागों में या 2 तरह के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण कौन से होंगे कि जिनका जो उभरा हुआ भाग होगा, ये देखिए चम्मच से भी इसको समझ सकते हैं कि उनका जो उभरा हुआ भाग होगा, उस उभरे हुए भाग पर यदि परावर्तन को देखें हम तो वो कहलाएगा उत्तल दर्पण। और यदि अवतल दर्पण की बात करें तो जो अंदर धसा हुआ भाग होगा, ये अंदर जो धसी हुई चम्मच है इसको हम अवतल दर्पण मान सकते हैं। तो अवतल दर्पण किसे कहेंगे कि जो गोले का जो धसा हुआ भाग होगा, उस धसे हुए भाग को हम परावर्तन के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो जो दर्पण है वो कहलाएगा अवतल दर्पण। तो इस तरह से आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बीच में अंतर समझ गए होंगे किसे कहा जाता है। अब आपसे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हमेशा ही एग्जाम में पूछी जाती हैं। पक्की बात है, बिल्कुल 100% ये बात है कि दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं हैं या लेंस से संबंधित जो परिभाषाएं हैं वो आपसे पूछी ही जाती हैं। और लेंस और दर्पण की जो परिभाषाएं हैं वो लगभग सिमिलर हैं। जब लेंस पढ़ाऊंगी तब भी बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर अभी आप दोनों ही लगभग सिमिलर हैं, थोड़ा सा उनमें अंतर है। लेकिन अभी आप देखिए कि दर्पण में परिभाषाएं किस तरह से हम कह सकते हैं। ध्रुव, तो किसी भी, जैसे ये हमने बनाया है दर्पण, तो इसका जो बिल्कुल बीच का भाग होगा, मुख्य अक्ष, जो मुख्य रेखा है, मुख्य अक्ष है, वो वहां से गुजरेगी और यहां से निकलने वाला जो प्रकाश है वो सीधा का सीधा ही गुजर जाएगा। तो इस वाले बीच वाले भाग को कहा जाता है ध्रुव और इसे P से डिनोट किया जाता है। यदि आपसे परिभाषाएं पूछे तो आपको चित्र भी बनाना है और साथ में ये भी लिखना है कि इसे P से डिनोट किया जाता है, P से प्रदर्शित करते हैं। P मीन्स पोल। नेक्स्ट आ जाता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं कि अभी हमने कहा कि दर्पण जो होता है वो किसी गोले का टुकड़ा होता है, तो वो जो गोला जिसमें से इस कांच को, इस दर्पण को काटा गया है, उसका जो केंद्र था वो वक्रता केंद्र कहलाता है और वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित किया जाता है। ये देखिए कि ये मान लीजिए एक गोला होगा और इस गोले का ये वाला भाग हमने काट लिया है, तो इसका जो केंद्र था
वो वक्रता केंद्र कहलाता है और इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर है वक्रता त्रिज्या। तो पोल से लेकर और ये सी तक की जो दूरी है, ये जो वक्रता त्रिज्या तक की जो दूरी है उसे कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, फिर आ जाता है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष होगी कि जो ध्रुव से होकर के जो रेखा गुजरेगी और पूरी सीधे निकल जाएगी, कहीं पर भी परावर्तित नहीं होगी। तो ये एक काल्पनिक रेखा होती है, तो इसे कहते हैं हम मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष पर ही जो बिंब लेंगे हम, जिसका प्रतिबिंब हमें बनाना है, वस्तु लेंगे, उसे मुख्य अक्ष पर ही रखा जाता है। मुख्य फोकस। फोकस क्या होता है कि परावर्तन के पश्चात समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात जहां पर एक साथ मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मिलती हुई प्रतीत क्यों कह रहे हैं हम कि एक तरह के दर्पण में तो वो वास्तव में मिलेंगी, जैसे कि ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, समतल से आने वाली किरणों को हमेशा, समतल अनंत से आने वाली किरणों को हमेशा समांतर ही माना जाता है कि मुख्य अक्ष के समांतर ही वो किरणें आ रही हैं। तो दो किरणें मुख्य अक्ष के ऊपर और नीचे हम ले लेते हैं, तो हम देखते हैं कि परावर्तन के पश्चात ये जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये यहाँ पर मिली है, तो ये वाला जो बिंदु होता है वो मुख्य फोकस कहलाता है। तो यहाँ तो किरणें वास्तव में मिल गई है उत्तल दर्पण में तो, लेकिन उत्तल दर्पण में किरणें वास्तव में नहीं मिलती। देखिए, एक किरण इधर जा रही है, ये आई थी किरणें, एक किरण इधर जा रही है और एक किरण इधर जा रही है। जब किरणें इस तरह से जा रही हैं तो कैसे मिलेंगी वो आगे? तो इनको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। पीछे की तरफ जब भी वास्तव में किरणें नहीं मिलती, हम उनको मिलाना चाहते हैं और पीछे बढ़ाते हैं, तो डॉटेड लाइन से ही पीछे बढ़ाया जाता है। यही तरीका होता है आभासी प्रतिबिंब दर्शाने का, और हम जो इसके लिए कहते हैं कि किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वास्तव में तो ऐसे मिल रही हैं और मिलती हुई प्रतीत होती है। सांप नहीं है, काली रस्सी है और वो सांप जैसी प्रतीत हो रही है, सांप जैसी दिख रही है, सांप है नहीं। वही वाली बात है कि किरणें यहाँ तो वास्तव में मिल रही हैं उत्तल दर्पण में तो, लेकिन उत्तल दर्पण में किरणें वास्तव में नहीं मिलती, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसे, जहां पर भी ये मिल रही हैं, उसे कहा जाता है मुख्य फोकस, और इसे कैपिटल एफ से हम शो करते हैं। ठीक है, फिर आती है फोकस दूरी। तो भाई ध्रुव से लेकर के और एफ तक की जो दूरी है, मुख्य फोकस तक की जो दूरी है, वो फोकस दूरी कहलाती है और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। मुख्य फोकस को तो कैपिटल एफ से प्रदर्शित करेंगे और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाएगा। फिर आता है द्वारक। तो द्वारक, ये जो इसका द्वारक है, एम और एन मैंने यहाँ पर नाम दे रखे हैं, यानी जहां से टोटल प्रकाश जो है, कोई भी किरणें जो है वो परावर्तित हो सकती हैं, उसमें से गुजर सकती हैं, वापस आ सकती हैं परावर्तन के समय। तो वो जो द्वारक है जहां से वो किरणें गुजरेंगी, परावर्तित होंगी, वो द्वारक एम और एन, ये द्वारक कहलाता है। ठीक है, तो ये दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो आपसे एग्जाम में हमेशा ही अल्टरनेट रूप से पूछी जाती हैं। इनको आप बहुत अच्छे से याद कीजिएगा और चित्र बना करके, दोनों ही तरह के चित्र आपको बनाने पड़ेंगे, चित्र बना करके आप इनको समझाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए नियम। अब हमने दर्पण तो पढ़ लिए, अब हमें उन दोनों दर्पणों से, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों से ही प्रतिबिंब बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे, कौन से नियमों का हम पालन करेंगे प्रतिबिंब निर्माण के समय? तो प्रतिबिंब निर्माण के समय में 4 जो नियम हैं वो आपकी बुक में दे रखे हैं। कौन कौन से हैं कि मुख्य फोकस से आपतित होती हुई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, यानी मुख्य फोकस से आपतित होती हुई किरण, ये देखिए दोनों ही प्रतिबिंब जो है, दोनों ही तरह के दर्पण यहाँ पर मैंने बना दिए हैं कि मुख्य फोकस से, ये मुख्य फोकस, ये है फोकस, मुख्य फोकस से आपतित होती हुई किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ से ये जब परावर्तित होगी, इससे टकराएगी, तो ये फोकस से गुजरती हुई आ रही थी और परावर्तन के बाद ये इसके समांतर हो जाएगी। इसी तरह से ये देखिए कि समांतर ये आ रही थी। फोकस जो होता है उत्तल दर्पण में, फोकस जो होता है वो दर्पण के पीछे होता है, क्योंकि किरणें जो है पीछे मिलती हैं, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो पीछे से ये किरण आ रही है और इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो साहब ये एफ से निकल रही थी। ठीक है, तो एफ से इस तरह से ये आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद में ये इससे समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो पहला नियम है कि मुख्य फोकस से आपतित होती हुई किरण
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यह पहला नियम है। इसी के उल्टा दूसरा नियम है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, अब किरण कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण फोकस से होकर गुजरेगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण आ रही है, ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। ये देखिए समांतर आ रही थी और ये इस तरह से परावर्तित हो गई। जब पीछे बढ़ाया इसको तो ये फोकस से गुजरती हुई हमें दिख रही है। तो क्या कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हुई किरण फोकस से होकर गुजरेगी। एरो का निशान हम जिधर भी लगाएंगे वो आपतित किरण और परावर्तित किरण को शो करेगा, इसलिए एरो का निशान जब भी आप इस तरह के चित्र बनाएं, एरो का निशान लगाना न भूलें, क्योंकि एग्जामिनर को उसी से पता चलता है कि कौन सी किरण आपने आपतित बनाई है और कौन सी किरण परावर्तित बनाई है। थर्ड जो नियम है वो है कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण उसी पथ पर परावर्तित होगी। सी, वक्रता केंद्र से जो भी किरण गुजरेगी वो उसी पथ पर, यानी कि उस के अंदर कोई विचलन नहीं होगा, क्योंकि वो 180 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो वो उसी पर ही वापस लौट जाती है। इसलिए इस रेखा के अंदर जो कि वक्रता केंद्र से आ रही है उस रेखा के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो दोनों ही एरो देखिए इसी वाले लाइन पर, एक ही लाइन पर बने हुए हैं, यानी जिस पथ पर वो आई है उसी पथ पर वापस वो लौट जाएगी। और फोर्थ नियम है कि दर्पण के ध्रुव P पर तिर्यक कोण बनाते हुए आपतित किरण उतने ही परावर्तन कोण P से बनाते हुए परावर्तित होगी। यानी कोई किरण यदि तिर्यक रूप से ध्रुव पर आ रही है, ये ध्रुव है, ध्रुव पर आ रही है तो उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए वो वापस से लौट जाएगी। मान लीजिए ये 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आ रही थी तो यह वापस से परावर्तित भी 30 डिग्री का कोण बनाते हुए ही होगी। ठीक है, ये इस वाले उसमें चित्र में भी आप देख सकते हैं। ये वाला जो नियम है कई बार आपसे आंकिक प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाता है। कैसे पूछेंगे कि यहाँ पर आपको A दे दिया, P है और ये C है इस तरह से, और यहाँ पर भी नाम लिख दिया D। तो अब आपको क्या बोला है कि A, P और D जो है वो 40 डिग्री के हैं। तो अब आपको बताना है कि कोण D, C, D, P और C ये कितने डिग्री का होगा। अब आप ये गणित देखते ही घबरा जाते हैं, पूरा आंसर आता है आपको, लेकिन गणित देखते ही घबरा जाते हैं और उस प्रश्न को ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ये वाला जो क्वेश्चन दिया है उन्होंने इस जो नियम है इसके आधार पर दिया है। करना आपको कुछ भी नहीं है। हमें याद है कि ध्रुव पर जो आपतित किरण हो रही है जितने डिग्री का कोण बनाते हुए वो उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित होगी। तो जब ये वाला कोण 40 डिग्री का है, आपतन कोण जब 40 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी 40 डिग्री का ही हो जाएगा। यानी जितने डिग्री का आपतन कोण है उतने ही डिग्री का परावर्तन कोण आप बना दीजिए। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपके एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है और ये नियम है कि R बराबर 2F, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो दो फोकस दूरी की 2 गुना होती है। तो इस वाले नियम से भी संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। मान लीजिए आपसे कहा कि F जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो आप R का मान, फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या का मान बताइए। तो हमारे पास में ये सूत्र है। इस सूत्र में फोकस F जो है 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो 2 × 5, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर जो है वो हमारे वक्रता त्रिज्या का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि R का मान दिया हुआ है, R का मान कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर है तो F का मान बताइए। तो F का मान बताने के लिए हम क्या करेंगे, F बराबर R/2। R हमें 10 दे रखा है, 2 से हमने भाग दे दिया क्योंकि ये वाला 2 इसके नीचे आ गया था, तो 2 पंजे 10, तो 5 सेंटीमीटर जो है वो फोकस दूरी का मान आ जाएगा। तो इस तरह से R बराबर 2F इस वाले सूत्र पर आधारित भी एक आध क्वेश्चन आपसे 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें पूछ लिया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर R बराबर 2F वाला फॉर्मूला लगा करके उसे तुरंत आपको सॉल्व कर देना है, घबराना नहीं है। अब देखते हैं हम कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस तरह से बनते हैं। 6 स्थितियां होती हैं, कोई भी कभी भी किसी भी रूप में आपसे प्रतिबिंब पूछा जाए तो 6 स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी? एक तो अनंत पर, दूसरी वक्रता केंद्र से परे, तीसरी होती है वक्रता केंद्र C पर, चौथी होती है C व F के बीच में,
और फिफ्थ होती है एफ पर यानी कि फोकस पर, और अगली होती है एफ व पी के मध्य, यानी हम वस्तु को अनंत से लेकर दूर से लेकर पास 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 लेते जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि उसके जो प्रतिबिंब है वो हमें किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो फर्स्ट स्थिति अनंत पर रखी, और हम जानते हैं कि अनंत से आने वाली जो किरणें होते हैं उन्हें हम समांतर किरणें मानते हैं। कोई भी दो किरणें आपको लेनी है, बस ये ध्यान रखिए, और दोनों किरणों की परावर्तित किरणें जहां पर भी मिलेंगी वहीं पर ही हमारा प्रतिबिंब बनेगा। और परावर्तित किरणें कैसे मिलानी है हमें, जैसे कि अभी हमने नियम में पढ़ा था, 4 किरणें थी, कोई भी 2 किरणें आप उनमें से जो आपको इजी लगता हो नियम, उनमें से कोई भी 2 किरणें आप उठा लीजिए और उन दोनों को मिलाते हुए आप अपना प्रतिबिंब बनाइए। तो मैंने भी यहाँ पर केवल 2 किरणों का उपयोग किया है। आपकी बुक में हर चित्र के अंदर जो 6 स्थितियां दे रखी हैं, तो हर चित्र के अंदर उन्होंने अलग अलग किरण का उपयोग किया है आपको समझाने की दृष्टि से, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको इजी तरीके से समझाने की दृष्टि से केवल 2 किरणें ली हैं। कौन सी किरण ली है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसमें कौन सी किरण थी, उसमें कौन सी किरण बताई थी मैम ने। कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 किरणें। कौन सी, कि एक तो जो समांतर से किरण आती है वो फोकस से गुजरती है, ये हमने पढ़ा, और दूसरी जो हमने पढ़ा था तिर्यक किरण, कि ध्रुव पर जितने डिग्री का वो आपतित कोण बनाते हुए आपतित होती है आपतित किरण, उतने ही डिग्री का कोण बनाती हुई वो वापस से वहां से परावर्तित भी हो जाती है। केवल ये 2 किरणें मैंने ली हैं जो सारी 6 स्थितियों पर हमारे बिल्कुल सही उतरती है, कहीं पर भी उनमें हमें चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं। तो कोई भी 2 किरणें लीजिए जो आपको इजी हो, याद रह जाए ये दोनों किरणें बहुत इजी हैं, और इसी के आधार पर आप 6 प्रतिबिंब बना दीजिए। तो फर्स्ट जो है अनंत पर, अनंत से आने वाली किरणों को समांतर किरणें माना जाता है। एक मुख्य अक्ष के ऊपर किरण ले ली, एक नीचे ले ली, दोनों देखिए आ रही है। परावर्तन के बाद में ये किरणें इस तरह से लौट जाती हैं, और ये लौटती हुई किरणें कहाँ पर मिल रही हैं, फोकस बिंदु पर मिल रही हैं। तो हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो फोकस बिंदु पर प्राप्त होगा। बहुत छोटा अनंत पर वस्तु रखी हुई है, अनंत पर बिंब रखा हुआ है, तो उसका जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो फोकस पर बहुत छोटा बिंदु नुमा हमें प्राप्त होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। वास्तविक क्यों, क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही हैं। सेकंड जो स्थिति आती है कि वक्रता केंद्र से परे, ये देखिए ये वक्रता केंद्र था, वक्रता केंद्र से परे हमने यहाँ पर वस्तु को रखा है। तो जब हम वस्तु को, वही 2 किरणें मैंने ली हैं, समांतर किरण लेते हैं तो वो फोकस से गुजरती है। इसी प्रकार से जो निश्चित कोण बनाते हुए तिर्यक किरण आएगी, यहाँ पर वो उतने ही डिग्री का कोण बनाकर वापस लौट जाएगी, वो किरण करिए। तो देखिए सी और एफ के मध्य में ये किरणें मिलती हैं, तो प्रतिबिंब हमें सी और एफ के बीच प्राप्त होता है। प्रतिबिंब उल्टा होता है और वास्तविक होता है, ठीक है, और वस्तु से छोटा होता है। आगे चलते हैं, यहाँ तो बिंदु नुमा था, वहां पर बड़ा हुआ है, लेकिन वो वस्तु से अभी भी छोटा ही है। थर्ड जो स्थिति आती है वो है वक्रता केंद्र सी पर जब हम वस्तु को रखते हैं, तो प्रतिबिंब जो है वही 2 किरणें, देखते रहिए आप, ध्यान से देखिए कि वही 2 किरणें हमारी चल रही है, समांतर आई वो फोकस से गुजर गई। इसी प्रकार से जो निश्चित डिग्री का कोण बनाते हुए वो वापस से उसी पर परावर्तित हो गई। तो प्रतिबिंब जो है इस स्थिति में हमें सी पर ही प्राप्त होता है, वस्तु के बराबर का प्राप्त होता है, वास्तविक होता है तथा उल्टा होता है। यहाँ पर आपसे एक छोटा क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, एक लाइन में उत्तर दीजिए वाला, कि कौन सी ऐसी स्थिति है कि जहां पर प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के बराबर ही प्राप्त होता है। तो बिल्कुल ही आपको बहुत ध्यान रखना है कि वक्रता केंद्र सी वो स्थिति है जिस पर हमें प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही प्राप्त होता है। सी पर वस्तु को रखेंगे, सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा और वो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फोर्थ जो स्थिति आ जाती है, अब हम कह रही हूं मैं कि पास ले जाते जा रहे हैं, तो अगली जो स्थिति आएगी वो आएगी सी और एफ के बीच। उसी तरह से 2 किरणें लेकर के जब परावर्तित किरणें हम देखते हैं तो वो सी से परे मिलती हैं। तो प्रतिबिंब जो होता है वो सी से परे मिलता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। देख लीजिए आप, जैसे जैसे अनंत से हम वस्तु को पास ले जाते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब जो है वो बड़ा होता जा रहा है। नेक्स्ट जो स्थिति आ जाती है, अब वस्तु को हम एफ पर फोकस पर लेकर गए हैं, फोकस पर वही 2 किरणें मैंने ली हैं। कौन कौन सी, एक तो समांतर जो फोकस से होकर के गुजरेगी और दूसरी तिर्यक रेखा ली है जो निश्चित डिग्री के कोण पर आपतित हुई है और उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए वो परावर्तित होगी। ये 2 किरणें जब हम आगे मिलाते जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये अनंत पर जाकर के मिलती हैं और
वास्तव, क्योंकि ये मिलती है इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और बहुत बड़ा बनता है। वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा उल्टे ही बनेंगे, ये बात ध्यान रखिए। वास्तविक और आभासी में अंतर क्या है कि वास्तव में तो किरणें वास्तव में मिल रही है, और वास्तविक जो प्रतिबिंब होंगे उन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनेंगे। जबकि जो आभासी प्रतिबिंब होंगे उन्हें पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, उनकी किरणें वास्तव में, परावर्तित किरणें जो है वो वास्तव में नहीं मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं मिलती, न उन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता। और आभासी जो प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा सीधे बनते हैं। ये वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों में अंतर है। तो F पर जब वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब बड़ा, अनंत पर वास्तविक तथा उल्टा प्राप्त हुआ हमें। इसी प्रकार से जब हम बिंब को और पास ले आए, बिल्कुल F और P के बीच में ले आए, तब जो किरणें हम देखते हैं कि वो तो दूर जा रही है, तो वो आगे तो कहीं मिलने की संभावना नहीं है, आगे मिलने की संभावना नहीं है, तो हम उनको पीछे बढ़ाते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रतिबिंब जो है वो हमें दर्पण के पीछे और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है, और ये जो प्रतिबिंब है क्योंकि आभासी बनेगा इसलिए ये प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बहुत बड़ा, आभासी व सीधा बनता है। अब जिस तरह से C के लिए, वक्रता केंद्र के लिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है, उसी तरह से यहाँ पर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है अति लघुतरात्मक प्रश्नों में कि भाई कौन सी ऐसी स्थिति है, अवतल दर्पण की कौन सी ऐसी स्थिति है जहां पर हमें प्रतिबिंब आभासी व सीधा प्राप्त हो रहा है। क्योंकि ये बाकी की पांचों स्थितियों में तो हमें प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त हो रहे हैं, जबकि केवल ये एक स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब हमें सीधा प्राप्त हो रहा है और आभासी प्राप्त हो रहा है। तो केवल F और P यानी फोकस और F के बीच में यदि वस्तु को रखेंगे तब प्रतिबिंब हमें आभासी और सीधा जो है वो प्राप्त होगा और दर्पण के पीछे होगा। तो यह स्थिति आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो इस तरह से अवतल दर्पण द्वारा ये 6 स्थितियों के लिए प्रतिबिंब आपसे पूछे जाते हैं। केवल 2 किरणें लीजिए और उनको मिलाने की कोशिश कीजिए। ये आपकी बुक में सारणी 10.1 जो है ये विभिन्न 6 स्थितियों के लिए दे रखी है। जब भी आप इस सारणी को भी आप याद कर सकते हैं, और नहीं तो आप प्रतिबिंब बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से वो आपको बन जाएंगे। प्रतिबिंब जब भी आपसे पूछा गया है तब आपको हमेशा ये लिखना है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, आभासी बन रहा है या वास्तविक बन रहा है, सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है, और वस्तु से बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है। ये चारों स्थितियां पेपर में नहीं पूछी जाएंगी, वो अलग से डिनोट नहीं करेंगे कि आपको ये स्थिति लिखनी है, लेकिन फिर भी अगर प्रतिबिंब बनाइए ये लिखा हुआ है तो आपको प्रतिबिंब बना करके ये स्थितियां जरूर लिखनी है, आवश्यक रूप से लिखनी है, बिल्कुल ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो अगला आ जाता है अवतल दर्पण के उपयोग। तो गला, नाक, कान, दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप सभी ने देखा होगा, क्यों? क्योंकि इस वाली स्थिति में वो बहुत पास करके देखते हैं, और बहुत पास करके देखेंगे तो स्थिति ये वाली बन जाएगी, और इस स्थिति में जो प्रतिबिंब होगा वो बहुत बड़ा, आभासी और सीधा बन जाएगा। तो उन्हें देखने में सॉल्यूशन उनको मिल जाएगा, देखने में आसानी रहेगी कि इसको प्रॉब्लम क्या है। तो गला, नाक, कान और दंत विशेषज्ञों के द्वारा चिकित्सा में उपचार करने के लिए इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा, घड़ी साज, घड़ी ठीक करने वाले जो रहते हैं, बहुत छोटे जो घड़ी के पुर्जे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो बड़ा देखने के लिए घड़ी साज इसका उपयोग करते हैं। शेविंग दर्पणों में चेहरे से छोटे छोटे बाल हटाने के लिए उसको बिल्कुल पास लाकर देखा जाता है, तो वो जो छोटे बाल हैं वो बड़े दिख जाते हैं, तो शेविंग दर्पणों में इसका उपयोग किया जाता है। और इसी प्रकार से टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में सड़क पर जो एक शक्तिशाली पुंज है, समांतर पुंज जो गिरता है, ताकि पूरी जो सड़क का दृश्य है वो हम देख सकें गाड़ी चलाते वक्त, तो उस स्थिति के लिए भी अवतल दर्पण का जो प्रयोग है वो किया जाता है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के बाद हम चलते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। तो उत्तल दर्पण में 2 ही स्थितियां आपसे पूछी जाती हैं, और कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वो कोई स्थिति जो है वो दे सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर ही बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। और दूसरी स्थिति आपको उत्तल दर्पण के लिए यदि कोई भी दे दी जाती है तो हमेशा ऐसा ही चित्र बनेगा और ऐसा ही प्रतिबिंब बनेगा, बस आपको वस्तु पर वहां रख देना है जहां पर वो कह रहे हैं आपको रखने के लिए। क्योंकि देखिए यह है अनंत तथा P के बीच की स्थिति, तो अनंत तथा P के बीच की स्थिति, यहाँ पर भी मैंने वही 2 किरणों का उपयोग किया है। एक तो सीधे समांतर किरण जो आती है तो वो फोकस से गुजरती है, ये देखिए ये जो समांतर किरण है ये इस तरह से परावर्तित हो गई है और पीछे
इसको बढ़ाएंगे तो ये फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरी किरण जो वही तिर्यक रेखा ली है मैंने, ये तिर्यक रेखा जितना डिग्री का कोण बनाती हुई आई थी उसी डिग्री पर कोण बनाती हुई वापस चली जाएगी। इस परावर्तित किरण को यदि पीछे खींचते हैं तो ये देखिए F और P के बीच में यहाँ पर किरणें मिलती हैं, ये जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है। तो हमेशा ही अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए वो कुछ भी दे देते हैं कि F पर रखिए कि C पर रखिए, कहीं पर भी दे देते हैं, वैसे वो देंगे नहीं पर बाई चांस दे देते हैं, तो आपको प्रतिबिंब वहीं पर ही रख करके, और प्रतिबिंब हमेशा जो बनेगा वो ध्रुव और P के बीच ही बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, इसलिए सीधा भी बनेगा। तो ये जो चीजें हैं वो आपको लिख देनी है और प्रतिबिंब बना देना है। यहाँ पर बात हो रही है अनंत की स्थिति की। अनंत से हमेशा किरणें जो आती हैं वो समांतर आती हैं। ये किरण इधर चली गई थी, ये इधर चली गई थी, परावर्तित होके पीछे जब इनको बढ़ाया तो ये फोकस बिंदु पर मिली, तो फोकस पर ही प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है, सीधा होता है और आभासी होता है। ठीक है। उत्तल दर्पण के उपयोग की यदि बात की जाए तो वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ड्राइवर साइड पर जो कांच लगे हुए होते हैं, तो देखिए आप वो इतनी बड़ी सारी सड़क रहती है और उस सड़क पर बहुत सारे जो वाहन हैं वो एक साथ आप गाड़ी चलाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि उनके जो प्रतिबिंब है वो बहुत छोटे बन रहे हैं और गाड़ी पूरी जो सड़क पर जितने भी वाहन आ रहे हैं वो सब उन सबके छोटे जो प्रतिबिंब है वो आपको इतने से दर्पण के अंदर दिखाई दे जाएंगे और उसके अनुसार आप अपनी गाड़ी सड़क पर चलाएंगे कि किस तरह से आपको गाड़ी को जो है वो साइड में चलाना है, बीच में चलाना है, किस तरह से अन्य वाहनों को आपको जगह देनी है। तो वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बात आ जाती है कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, इससे संबंधित जो आंकिक प्रश्न है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो चिन्ह परिपाटी के लिए कौन सी परिपाटी उपयोग की जाती है, विकल्पात्मक प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो है इसका उपयोग गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए किया जाता है। अब ये नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है कि जिस तरह से ग्राफ में आप दो लाइनें मानते हैं x और y, उसी तरह से बीच में यही मान लीजिए कि आपने ग्राफ में दो लाइनें खींची हैं, तो दो लाइनों और P जो है वो दर्पण का, ये हमने यहाँ पर दर्पण बनाया है, तो P जो है इसका ध्रुव है। ठीक है। तो ध्रुव से जब हम दाईं तरफ चलते हैं, इधर की दूरियां जब हम नापते हैं तो दाईं तरफ की दूरी जो है वो प्लस में नापी जाती है। इसी प्रकार से ध्रुव के बाईं तरफ की जो दूरी रहेगी वो हमेशा माइनस में नापी जाएगी। तो इस तरह से आप देखिए कि बिंब को तो हम हमेशा वस्तु के बाईं तरफ ही रखते हैं, दर्पण के बाईं तरफ ही रखते हैं, इसलिए जो बिंब की दूरी होगी वो इस ध्रुव से माइनस की तरफ ही नापी जाएगी, माइनस ही लिखा जाएगा उस बिंब की दूरी की तरफ। ठीक है। तो ये दाएं और बाएं की बात हो गई। ऊंचाई की बात करें यानी प्रतिबिंब कितना ऊंचा है, ये इस वाली जो बीच वाली जो लाइन है मुख्य अक्ष है उसके ऊपर बन रहा है या नीचे बन रहा है। तो मुख्य अक्ष के यदि ऊपर बन रहा है तो हम उसे प्लस में नापेंगे और मुख्य अक्ष के यदि नीचे बन रहा है तो हम उसे माइनस में नापेंगे। तो बहुत सारे आपके आंकिक प्रश्न जो हैं वो इससे संबंधित दे रखे हैं। तो आप इस तरह से कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बच्चों हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जो विस्तृत वीडियो हमने बनाई थी उसमें एक एक प्रश्न आपको समझाया था, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हर प्रश्न को समझाया जाए, आपके आंकिक प्रश्न को। तो अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप कमेंट के रूप में उस समझने की कोशिश कीजिए पहले, और नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पूछ लीजिए, बिल्कुल 100% आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। या कोई अलग क्लास भी अपन सिर्फ इन आंकिक प्रश्नों के लिए ले सकते हैं, आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं अपन दर्पण सूत्र पर। दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी और फोकस दूरी नापने के लिए, पता करने के लिए हम कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो v जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी हो जाता है, u जो होता है वो बिंब की दूरी हो जाता है और f जो होता है वो फोकस दूरी हो जाता है। अब इस सूत्र में से यदि आपको कोई भी दो चीजें दी जाती है तो तीसरी चीज जो है वो आप पता कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपको u और f दिया गया है तो आप v पता कर सकते हैं। ये मैथ्स में आपने सीखा होगा कि तीन चीजें दी गई हैं तो तीन चीजों वाला कोई सूत्र है हमारे पास में और दो चीजें दी गई हैं तो तीसरी चीज हम पता कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको प्लस और माइनस के निशानों का ध्यान रखना है।
इसके बाद आ जाता है आवर्धन, मैग्निफिकेशन, यानी कि जो दर्पण है वो वस्तु से कितना बड़ा या छोटा प्रतिबिंब हमें दिखा रहा है, ये बात कहलाती है आवर्धन। आवर्धन को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को लिखते हैं हम h डैश और बिंब की ऊंचाई को लिखते हैं हम h। और प्रतिबिंब की ऊंचाई के संदर्भ में ही यदि हम बात करेंगे तो h डैश के आगे लिख देंगे हम प्रतिबिंब की दूरी, और इसी तरह से h बिंब की ऊंचाई के जगह पर हम लिख सकते हैं u बिंब की दूरी। ठीक है, तो ये हो जाता है h डैश अपॉन h बराबर माइनस v अपॉन u। ठीक है, अब आ जाती है कि बात आभासी प्रतिबिंब के लिए बिंब व प्रतिबिंब दोनों की ऊंचाई जो होगी वो प्लस में होगी आभासी प्रतिबिंब के लिए। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब की अगर हम बात कर रहे हैं तो आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा इधर ही बन रहा है और सीधा बन रहा है, तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई और जो नापेंगे वो हमेशा प्लस में ही आएगा। इसी प्रकार से वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब नीचे बनेगा, ठीक है, और उल्टा बनता है, तो नीचे हम नापेंगे मुख्य अक्ष से, तो इसके लिए वहां पर लगेगा माइनस, और बिंब तो हमेशा मुख्य अक्ष पर ही रखा जाता है, इसलिए उसके ऊंचाई जब नापी जाएगी तो ऊंचाई के लिए लगेगा वहां पर प्लस। ठीक है, तो इस तरह से इस कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं इससे संबंधित आंकिक प्रश्न, उन्हें आप इजीली हल कर सकते हैं। के बारे में हमने पूरी बात कर ली है बच्चों। अब आ जाते हैं हम इस लेसन का दूसरा टॉपिक जो है कि है अपवर्तन। अब अपवर्तन कहाँ किसे जाता है, तो किसी भी जो पारदर्शी माध्यम में है उसमें प्रकाश की किरणें जो है वो दूसरी तरफ चली जाती हैं, और दूसरी तरफ जाती है तो वो अपने पथ में परिवर्तन कर लेती हैं, यानी प्रकाश की किरणों का पथ में परिवर्तन करना माध्यम में अंतर की वजह से इसे कहा जाता है अपवर्तन। ठीक है, तो ये अपवर्तन की परिभाषा हो गई। और अपवर्तन के कारण हमें बहुत सारे जो दैनिक जीवन की घटनाएं हैं, जैसा कि तारों का टिमटिमाना, ये तालाब और जो नदियां होती हैं इनके तले का ऊपर उठाई देना, और आग में से देखने पर वस्तुओं का झिलमिलाना, ये जो सारी घटनाएं होती हैं। पेंसिल है, उसका आधे गिलास पानी भर करके, कांच के गिलास में आधे में पानी भर करके और पेंसिल को रखें तो उसका टेढ़ा दिखाई देना उस तल पर जहां पर पानी और हवा जो है वो अलग हो रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो हमें अपवर्तन के कारण दिखाई देती हैं। ठीक है, तो आपने पेज नंबर 188 यहाँ पर दे रखा है अपवर्तन, यहाँ पर आपने पेज खोल लिया होगा। अब आ जाता है कांच के आयताकार स्लेब से अपवर्तन। कांच का अब यहाँ पर दो बातें आती हैं कि कांच, हवा, ये सारे माध्यम कौन से हैं। तो दो तरह के माध्यम होते हैं, विरल और सघन। विरल माध्यम वो जब जहाँ पर जो कण है, माध्यम के कण है, वो दूर दूर स्थित हैं, तो वो तो कहलाएगा विरल माध्यम, और जहां पर कण पास पास स्थित होंगे वो कहलाएगा सघन माध्यम। अब जब हम इसको पढ़ेंगे कांच की आयताकार स्लेब से अपवर्तन, इस बात को जब हम पढ़ेंगे तो आप देखिए कि जहां पर भीड़ होती है, एक छोटा बच्चा जो होता है जहां पर भीड़ होती है वहां पर अपनी मम्मा का हाथ पकड़ लेता है, मम्मा के पास आ जाता है, लेकिन जैसे ही भीड़ हटती है उस भीड़ को हम मान सकते हैं सघन माध्यम, वहां पे लोग पास पास हैं, और जैसे ही भीड़ हटती है तो वो बच्चा अपना मम्मा का हाथ छुड़ा करके और दूर चला जाता है, अपने हिसाब से चलने लगता है, उसे कहते हैं विरल माध्यम। यानी कि विरल माध्यम में बच्चा अब थोड़ा सा मम्मा से दूर हो गया है। तो वही स्थिति, इस बात को याद रख के आपको वही स्थिति अपनानी है कि यदि जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम में जा रही है तो वो अभिलंब के पास सरक जाएगी, और सघन माध्यम से यदि वो विरल माध्यम में जा रही है तो प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, ये दोनों बात अपन ध्यान रखेंगे, और कांच के आयताकार स्लेब से इस बात का ध्यान रखते हुए ही हम अपवर्तन को देखेंगे। तो देखिए, ये कांच की आयताकार स्लेब मैंने बनाई है, ABCD, इसको अपन नाम दे देते हैं। इसमें जब कोई भी किरण आपतित होती है तो अब यहाँ तो था विरल माध्यम, वायु थी, वायु से ये सघन माध्यम कांच में प्रवेश कर रही है, और सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब के पास सरक जाएगी। आपतित किरण के बिल्कुल पास में हमने यहाँ पर एक अभिलंब बना दिया था, इस अभिलंब के पास ये सरक जाएगी, तो यहाँ पर ये सघन माध्यम हो गया। अब ये जो अपवर्तित किरण है, जो किरण अपवर्तित होगी उसे अपवर्तित नाम दिया जाएगा। ये जो अपवर्तित किरण है जब इस कांच से वापस से विरल माध्यम में आ रही है, वापस से हवा में आ रही है,
तो ये वापस से अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इस तरह से इसका जो ये मार्ग था ये डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाया गया है कि ये इस तरह से आती, लेकिन बीच में कांच का स्लैब होने की वजह से इसके पथ में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से ये चित्र बना करके और इसे लिख करके, जो कि मैंने अभी बोला है, उस तरह से दर्शा करके आप कांच की आयताकार स्लैब से अपवर्तन का जो नियम है वो बता सकते हैं। अब आपकी बुक में पेज नंबर 191 पर अपवर्तन के 2 नियम दिए हुए हैं। जिस तरह से हमने परावर्तन के नियमों को पढ़ा था उसी तरह से अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। देखिए वो क्या क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ का जो आपतन बिंदु है उस पर जो अभिलंब है वो सभी एक तल में होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ठीक है। अब आपतित किरण, अपवर्तित किरण और जो आपतन बिंदु पर अभिलंब है वो तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्मों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आई और साइन आर का जो अनुपात है वो स्थिर होता है और इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहा जाता है। तो देखिए स्नेल का नियम यानी कि साइन आई और साइन आर, साइन आई क्या हो जाता है, ये जो अभिलंब से कोण बनाते हैं, और साइन आर क्या हो जाता है कि इधर जो दूसरा माध्यम आ जाएगा उसमें जो अपवर्तन कोण बनेगा वो आर। तो साइन आई और साइन आर का मान जो है वो स्थिरांक होता है किस पर, निश्चित ताप पर, निश्चित जो दो माध्यम दिए गए हैं निश्चित रंगों की तरंग दैर्ध्य के लिए। यानी एक ही रंग की हम बात करें, जैसे नीले रंग की हम बात कर रहे हैं तो नीले ही रंग की बात करें, 2 निश्चित जो माध्यम है उनकी ही बात करें और एक निश्चित तापमान की बात करें, यदि हम ये सब बातें स्थिर रखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि साइन आई और साइन आर जो होता है आपतन कोण और अपवर्तन कोण जो होता है उनका जो हमेशा ये आएगा, अनुपात आएगा वो हमेशा स्थिर ही आएगा, स्थिरांक के रूप में ही आएगा और इसी नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। तो आपसे आवासदा वाले प्रश्न में, बहुविकल्पात्मक प्रश्न में और रिक्त स्थान वाले प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि स्नेल का नियम लिखिए। तो आपको लिखना है स्नेल का नियम साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्थिरांक, यानी किसी निश्चित 2 माध्यमों के लिए, निश्चित ताप के लिए, निश्चित रंग के लिए, निश्चित प्रकाश के रंग की किरणों के लिए ये जो साइन आई और साइन आर होते हैं वो हमेशा स्थिर ही होते हैं। यही स्नेल का नियम है, ठीक है। तो दोनों जो नियम है वो हमने पढ़ लिए हैं। तो इस तरह से ये जो स्थिरांक आया है इस स्थिरांक को अपवर्तनांक, कोई 2 माध्यमों, निश्चित माध्यमों के लिए इसे अपवर्तनांक भी कहा जाता है। तो इस अपवर्तनांक को हम लिखेंगे n21 से, यानी दूसरे माध्यम में, प्रकाश में दूसरे माध्यम को माध्यम 1 में प्रकाश की चाल यानी 2 और 1 जब लिखते हैं तो इस 2 वाले को जो पहले लिखते हैं n के पहले जो लिखा जाता है उसे हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो n21 लिखा है, इसका मतलब इस 2 को नीचे लिखना है। तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल और 1 बाद में लिखा है तो उसे ऊपर लिखेंगे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 माने और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 माने। तो n21 बराबर v1 अपॉन v2 के द्वारा हम कोई भी जो आंकिक प्रश्न दे रखा हो जिसमें माध्यमों में प्रकाश की चाल दे रखी है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करें तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कब कहा जाता है कि जब हमारा जो एक माध्यम हो वो वायु हो या निर्वात हो। वायु और निर्वात में सबसे ज्यादा जो प्रकाश की चाल रहती है वो निर्वात में रहती है और निर्वात से थोड़ी सी कम जो है वो वायु में हो जाती है, लेकिन उसको लगभग बराबर ही माना जाता है, बिल्कुल हल्की सी ही वो कम होती है। तो वायु में और निर्वात की जब हम बात कर रहे हैं तब हम इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, यानी दोनों माध्यमों में से, यहाँ हम दोनों माध्यमों की बात कर रहे थे, तो दोनों माध्यमों में से एक माध्यम यदि वायु हो या निर्वात हो तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है और तब इसे nm बराबर लिखा जाता है वायु में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी nm हमने यहाँ लिख दिया है, पहले जो लिखा है उसको नीचे हमने लिख दिया माध्यम में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल हो जाएगी c और माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगी v। इसी तरह से जब निरपेक्ष अपवर्तनांक जल का और वायु का निकाला गया तो जो जल का अपवर्तनांक आया वो आया 1.33 और इसे आपको याद रखना है
विकल्पात्मक प्रश्नों में आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जल का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, निरपेक्ष का मतलब समझ गए होंगे, वायु या निर्वात से हम तुलना कर रहे हैं, तो जल का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो कितना है, तो वो है 1.33। अधिक अपवर्तनांक वाले जो माध्यम रहते हैं उनका जो दूसरे की अपेक्षा उनका जो माध्यम होता है वो सघन होता है, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। ये अभी हमने कहा कि जब भीड़ कम हो जाएगी तो बच्चा अपनी गति से तेज तेज चलने लगता है, जबकि सघन माध्यम में वो थोड़ी सी उसकी चाल कम हो जाती है और वो मम्मा के पास आ जाता है। तो इस तरह से विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली जो प्रकाश की किरण है वो धीमी हो जाती है। अब आ जाते हैं अपन गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। बात आती है कि लेंस किसे कहा जाता है, तो दो जो गोलीय माध्यमों से घिरी हुई जो आकृति रहती है, पारदर्शी माध्यमों से जो घिरी हुई आकृति रहती है उसे लेंस कहा जाता है। अब लेंस और दर्पण में अंतर है कि दर्पण जो है वो एक तरफ से पॉलिश्ड था, जबकि जो लेंस रहते हैं वो दोनों ही तरफ से गोलीय टुकड़ों से जुड़े हुए रहते हैं। तो वैसे तो लेंस जो है वो कई प्रकार के रहते हैं, लेकिन हमें जो अध्ययन यहाँ पर करने हैं दो ही प्रकार के लेंस अध्ययन करने हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। दोनों लेंसों में अंतर क्या है कि उत्तल लेंस जो होते हैं इसके जो दोनों ही भाग हैं वो दोनों भाग इस तरह से उभरे हुए रहते हैं, ठीक है, यानी कि ये बीच में से मोटा और साइडों से पतला होता है, जबकि जो अवतल लेंस होता है उसकी आकृति इस ढंग से रहती है, यानी ये ऊपर नीचे से तो मोटा रहता है और बीच में से पतला रहता है, ठीक है। तो ये दो तरह के हमारे लेंस हो गए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब ये जो लेंस आते हैं ये इन उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्यों? ये किरणें भी देखिए मैंने साथ में बनाई है, और यहाँ पर जो दर्पण वाली हमने बातें पढ़ी थी वो बिल्कुल यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, वो बिल्कुल सटीक यहाँ पर उतरती है, सिर्फ थोड़ा बहुत अंतर है जो मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो अनंत से जो आने वाली किरणें हैं उन्हें हम हमेशा सीधी किरणें मानते हैं, मुख्य अक्ष की किरणें ये समांतर आ रही हैं। तो ये समांतर जो दोनों किरणें आ रही हैं वो अपवर्तन के बाद में मुख्य बिंदु पर मिल जाती हैं, और क्योंकि किरणें यहाँ पर मिल रही हैं, इकट्ठी कर रही हैं, ये लेंस जो है वो किरणों को इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार प्रयोग करते रहते हैं बच्चे या खेलते रहते हैं, तो वो कांच की ये अभिसारी लेंस का प्रयोग करके और नीचे कागज रख देते हैं और उसे इस तरह से फोकसित करते हैं कि थोड़ी देर में सूर्य के प्रकाश में कि थोड़ी देर में वो कागज ही जो है वो अपने आप जलने लगता है। क्योंकि वो जो लेंस पर जो सारी किरणें पड़ रही थी वो उन सारी किरणों को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है और उसकी गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो कागज जो है वो जलने लगता है। इसी प्रकार से अवतल लेंस जो होता है वो अपसारी कहलाता है, क्योंकि ये अनंत से आने वाली किरणों को फैला देता है। ये देखिए किरणें आ रही हैं और ये किरणें जो है वो फैल जाती हैं, तो ये किरणों को फैला देता है, और फैला देता है तो वो किरणें मिलती नहीं है, तो उस फैलाने के कारण ही इसे अपसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। अब कुछ मेन परिभाषाएं जो कि हमने दर्पण में भी पढ़ी थी लगभग सेम ही है, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है कि फोकस बिंदु जो होता है, वक्रता केंद्र जो होता है वो दोनों तरफ दोनों दिशाओं में होते हैं, क्योंकि इस वाले जो ये वाला जो टुकड़ा है उसके लिए इधर माना जाएगा और ये वाला जो टुकड़ा करेंगे उसके लिए इधर माना जाएगा। तो एक को इधर लेफ्ट वाले की तरफ हम F1 C1 इस तरह से नाम दे देते हैं, और दाईं तरफ हम चलते हैं तो इसे F2 और C2 नाम दे देते हैं। प्रकाशिक केंद्र, ध्रुव का नाम यहाँ पर बदलकर प्रकाशिक केंद्र पड़ गया है, इसे O से डिनोट करते हैं, यानी लेंस के बीच का मुख्य भाग जो है जहाँ से जो मुख्य अक्ष है वो गुजरेगी, सीधी गुजर जाएगी, जहाँ से प्रवेश करने वाली जो मुख्य अक्ष है वो सीधी की सीधी गुजर जाएगी, इसे कहा जाता है प्रकाशिक केंद्र और इसे O से डिनोट किया जाता है। इसी प्रकार से मुख्य अक्ष, तो प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली वो रेखा जो सीधे के सीधे चली जाती है उसे कहा जाता है मुख्य अक्ष। दोनों ही चित्रों में आप देखते जाइए। फिर है फोकस बिंदु कि अनंत से आने वाली जो किरणें हैं जहां पर वो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए इस उत्तल लेंस में जो फोकस बिंदु है वो आगे की तरफ है, जबकि अवतल लेंस की बात करें तो फोकस बिंदु पीछे की तरफ है, जिधर बिंब रखा हुआ है। ये एक अंतर भी है दोनों लेंसों में। किसी बच्चे की ये क्वेरी थी कि कैसे अवतल लेंस में किस तरह से जो फोकस बिंदु होता है वो पीछे होता है,
तो बेटा आप ध्यान से सुनो कि जब अवतल लेंस से किरणें जा रही हैं तो वो तो फैला रहा है उन किरणों को, वो किरणें आगे तो मिलेंगी ही नहीं, आगे नहीं मिलेंगी। तो इन जो अपवर्तित किरणें हैं हम इनको पीछे बढ़ाएंगे, तो पीछे बढ़ाएंगे तो क्योंकि अनंत से वो प्रकाशित किरणें आ रही है तो कहां पर मिलेंगी, फोकस बिंदु पर मिलेंगी। तो F पर यहाँ इसके आगे की तरफ ही जिधर बिंब रखा हुआ था उधर ही इस अवतल लेंस का फोकस बिंदु होता है। तो ये वाली जो बात है वो आपके फिलप्स में भी पूछ ली जाती है, रिक्त स्थानों में भी पूछ ली जाती है कि अवतल लेंस का फोकस बिंदु किधर रहता है, जिधर बिंब रहता है उसी जगह पर, उसी साइड में वो रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों रहता है, क्योंकि आगे ये जो अपवर्तित किरणें हैं वो मिल नहीं पाती, फिर हम इनको पीछे बढ़ाते हैं तो ये पीछे की तरफ ही मिलते हैं। तो इसका जो फोकस बिंदु रहेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहीं पर ही बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये मैं सोचती हूँ कि आपकी क्वेरी जो है वो समाप्त हो गई होगी इस प्रश्न की। उस टाइम पर भी मैंने जवाब दे दिया था, पर आप इसे दोबारा समझ लीजिए। तो ये फोकस बिंदु की बात हो गई है। फोकस दूरी यानी F और O के बीच, प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच की जो दूरी रहेगी वो फोकस दूरी कहलाएगी और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे। इसे F1 लिखा जा सकता है और इधर वाले को F2 लिखा जा सकता है। वक्रता केंद्र, ये वाला जो टुकड़ा है लेंस का, वो जिस भी गोले का भाग है उसे वक्रता केंद्र कहा जाएगा। इसको C1 से हम डिनोट कर देंगे और इधर वाला जो भाग होगा वो उसे हम C2 से हम डिनोट कर देंगे। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता केंद्रों से, प्रकाशित केंद्र से वक्रता केंद्रों की जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी और इसे R से डिनोट किया जाता है। तो इस तरह से ये कुछ परिभाषाएं हैं जो आपसे अपवर्तन के बारे में, लेंसों के बारे में पूछ ली जाती है। तो आप इनका चित्र बना करके, चित्र जरूर बनाना है बच्चों। मैं आपको यहाँ पर छोटे छोटे से टिप्स दिए जा रही हूँ कि किस तरह से आप विज्ञान में ज्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। लिखेंगे, दो बच्चे समान ही हैं पढ़ाई के स्तर में, लेकिन एक ने अगर चित्र भी बनाए हैं और एक ने सिर्फ लिखा है और चित्र नहीं बनाया, तो वहां पर आपको पेपर तो जल्दी जल्दी करना है टाइम का ध्यान रखते हुए, लेकिन आप बिल्कुल रफली जो है वो चित्र भी साथ में बनाते जाइए, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर जो है वो एग्जामिनर देने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, जिस तरह से हमने दर्पणों में प्रतिबिंब का निर्माण किया था उसी प्रकार से अब हम दोनों प्रकार के लेंसों में भी प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। और प्रतिबिंब निर्माण के लिए कुछ नियम है। तो किरण आरेखों का उपयोग करना, यानी उधर जब हमने 4 नियम पढ़े थे तो इधर भी लेंस के लिए भी नियम है कि हमें कौन सी रेखाएं लेनी है और उन्हें किस तरह से अपवर्तित करना है। तो पहला नियम है वही लगभग समान ही है नियम कि समांतर आने वाली किरण लेंस के आगे फोकस से गुजरेगी। ये हमने वहां पर भी पढ़ा था। ये दोनों प्रकार के लेंसों में चित्र मैंने बनाए हैं। देखिए कि समांतर जो आने वाली किरण है वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी। तो ये देखिए समांतर किरण जो आ रही थी, आपको एरो जरूर बनाने हैं, वो इधर चली जाएगी और फिर जब हम इसको पीछे बढ़ाते हैं तो अभी जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये वाला जो दर्पण होता है अवतल दर्पण, उसका जो फोकस रहता है वो पीछे की तरफ रहता है। ठीक है, तो ये हो गया पहले वाली जो लाइन थी हमारी। दूसरा नियम है कि फोकस से आपतित किरण अपवर्तन के बाद समांतर हो जाएगी। ये देखिए फोकस से आपतित किरण हो रही है और ये अपवर्तन के बाद में समांतर हो गई है। इस वाली किरण को देखें, ये आपतित है और ये यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से गुजरती हुई में प्रतीत हो रही है और जब इसका अपवर्तन होगा तो ये समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी दूसरी तरफ। ठीक है, और थर्ड है कि प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली किरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी प्रकाशित केंद्र से जो किरण गुजरेगी वो अपने ही पथ पर वापस से लौट आएगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये 3 नियम हैं। इन तीनों नियमों में से हमने कहा कि हमें कोई भी 2 लाइनें लेनी है तो हम कोई भी 2 जो आपतित किरणें हैं वो उठाएंगे और उनसे हमारे पूरे जो प्रतिबिंब हैं सारी स्थितियों पर प्रतिबिंबों का निर्माण कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो प्रतिबिंब निर्माण किया है उसमें 2 किरणों का उपयोग किया है। एक तो पहला नियम था कि समांतर जो आ रही है किरण वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी आगे की तरफ, अब पीछे नहीं जाना हमें, आगे की तरफ गुजरेगी। और दूसरा जो नियम मैंने लिया है कि प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली किरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये दोनों नियमों का उपयोग करके मैंने सारे चित्र यहाँ पर बना दिए हैं। तो आप भी कोई भी 2 लाइनें, कोई भी 2 नियम, चाहे तो मैं जो बोल रही हूँ वही 2 नियम लीजिए और कहीं पर भी आपको कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, बस उनके अनुसार स्केल से और
पेंसिल से बना के आप ये चित्र बना दीजिए। तो फर्स्ट जो स्थिति आती है, स्थितियां 6 स्थितियां मैंने बता दी थी, अभी उन पर चलते हैं अपन क्रम से। अनंत पर, तो जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो इससे आने वाली किरणों को समांतर माना जाता है। 2 किरणें हमने मुख्य अक्ष के, एक किरण ऊपर ले लीजिए, एक किरण नीचे ले लीजिए, तो ये समांतर किरणें हमने ली हैं और ये दोनों अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हैं। एक तो जब भी हम लेंस से संबंधित कोई चित्र बनाएं तो लेंस बना करके एक मुख्य अक्ष जो है वो बीच में खींच दें और मुख्य अक्ष पर हम P लिख दें, F1 लिख दें, F2 लिख दें और इधर हम C1 और इधर C2। इस तरह से ये 3-4 चीजें आप पहले अंकित कर दीजिए, उसके बाद बताइए कि अब बिंब को आपको कहाँ पर रखना है और प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर भी हमें चाहे चित्र बनाने के लिए उन्होंने बोला हो प्रतिबिंब निर्माण कीजिए, ये क्वेश्चन हो, उसके बाद भी हमें चित्र बना करके और ये जो सारी चीजें हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, वास्तविक बन रहा है या उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है, किस साइड में बन रहा है, ये सारी चीजें जो है हमें लिखनी होंगी। तो अनंत पर जब प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब अनंत पर जब वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, बिंदु नुमा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। सेकंड स्थिति पर चलते हैं, सी से परे। वस्तु को पास लाते जा रहे हैं, अनंत से हम लिया है सी से परे। तो सी से परे जब हम वस्तु को रखते हैं तो वही 2 किरणें मैंने ली हैं, सीधी समांतर आएगी, वो फोकस से गुजर रही है और जो प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली है वो सीधे के सीधे गुजर जाती है। तो इस तरह से ये जो दोनों किरणें मिलती हैं वो F2 और C2 के मध्य मिलती हैं, यानी लेंस के दूसरी तरफ वो फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में मिलती हैं। तो देखिए प्रतिबिंब F2 और C2 के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा व वस्तु से छोटा बनता है। इस C1 को F1 और F2 यहाँ पर लिख दिया है, C1 को F2 भी लिखा जा सकता है। आपकी बुक में इसे 2F1 भी लिख सकते हैं, 2F2 भी लिखा जा सकता है, आप जिस भी तरह से। पर ये है C1 और C2, यानी F1 तो इधर इस वाला जो ये वाला जो टुकड़ा है उसका फोकस बिंदु है और उसका वक्रता केंद्र है। इसी तरह से ये दूसरा वाला जो टुकड़ा है लेंस का, उसका इधर F2 है और C2 है, इसलिए इसमें कहीं कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है कि बुक में तो सब 2F2 या 2F1 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अगर आप ऐसा लिख देते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड जो स्थिति आ जाती है कि अब हमने वस्तु को रखा C पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर। तो देखिए C1 पर हमने वस्तु को रखा है तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ C2 पर ही वस्तु के बराबर, वास्तविक और उल्टा बनता है। ये वही स्थिति है, वहां पर भी ये प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी उत्तल लेंस की कौन सी स्थिति ऐसी है जिसमें वस्तु के बराबर का ही प्रतिबिंब बनता है। तो C पर वक्रता केंद्र पर यदि रखा जाए तो वस्तु के बराबर का ही प्रतिबिंब जो है वो बनता है। ठीक है, ये फोर्थ स्थिति आ जाती है, C1 व F1 के बीच पास सरकाते जा रहे हैं। अब कहाँ ले आए, C1 और F1 के बीच लिया है। यहाँ पर वस्तु को रखा, वही 2 किरणें मैंने ली हैं, समांतर जा रही है, वो फोकस से गुजरेगी और इसी प्रकार से प्रकाशित केंद्र से जा रही है, वो वैसे के वैसे गुजर जाएगी। तो अब जो किरणें मिलती हैं वो C2 से परे मिलती हैं। तो हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो C2 से परे, वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। फिफ्थ स्थिति आ जाती है, अब हमने रख दिया है वस्तु को फोकस पर, F1 पर रख दिया है, वही 2 किरणें हम लेते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रतिबिंब जो होता है ये किरणें यूं जा रही हैं, तो ये आपस में अनंत पर जाकर, थोड़ी दूर पर जाकर ये मिलेंगी ही सही। तो प्रतिबिंब जो वो बनता है वो अनंत पर बनता है, बहुत बड़ा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अब आ जाती है स्थिति F व P के बीच और यहाँ पर फिर से आपका विकल्पात्मक या 1 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न बन जाता है कि उत्तल लेंस में बिंब को कहां पर रखा जाए कि उसका आभासी प्रतिबिंब बने। ये जो 5 स्थितियां थी, उन 5 स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा था और दूसरी तरफ बन रहा था, लेंस के दूसरी तरफ बन रहा था। लेकिन ये एक अकेली स्थिति ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब उसी तरफ बन रहा है जिस तरफ वस्तु को रखा गया है, और दूसरी बात प्रतिबिंब जो है वो आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है। तो ये वाली स्थिति इस वजह से, सबसे अलग होने की वजह से ये स्थिति जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, याद रखिएगा। तो F और P के बीच जब हम वस्तु को रखते हैं, ये देखिए ये वस्तु को रखा है मैंने, तो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की तरफ ही आभासी, सीधा व अत्यधिक विवर्धित और C1 से परे बनता है, दूर की तरफ बनता है। देखिए ये 2 किरणें ली थी, एक किरण ये सीधी समांतर ली थी, F2 से गुजर गई और दूसरी किरण प्रकाशित केंद्र से होकर गुजर रही है। पीछे जब हम बढ़ाते हैं आगे की तरफ तो ये किरणें यूं जा रही हैं तो कहीं नहीं मिलेंगी,
पीछे की तरफ जब हम बढ़ाते हैं तो ये C1 से भी दूर हमें मिलती हुई प्रतीत होती है। जब भी किरणें मिलाएंगे डॉटेड लाइन से ही मिलाएंगे, C1 के परे ये मिल जाती है और प्रतिबिंब जो है वो हमें सीधा, विवर्धित और बड़ा जो है आभासी जो है वो दिखाई देता है। तो इस तरह से उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब की ये जो 6 स्थितियां हैं, इनकी जो सारणी है वो भी आपके सारणी 10.4 दे रखी है, तो आप उसे देख लीजिएगा। और जो लोग याद कर सकते हैं वो याद कर लें, और याद नहीं करते हैं तो बहुत ही सीधा तरीका जो है वो मैंने आपको बता दिया है, बुक में से भी या आप यहाँ पर बोर्ड से भी अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। और इस बात को सिर्फ समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। उत्तल लेंस के बाद में आ जाते हैं हम अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो यहाँ पर भी इसकी 2 ही स्थितियां होती हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी स्थिति दूसरी दी जा सकती है, पर हर स्थिति में जो प्रतिबिंब रहेगा वो इसी प्रकार का बनेगा, ठीक है। तो और आपको वही 2 किरणें लेनी है, एक तो समांतर किरण जो कि फोकस से गुजरेगी, और एक O से होती हुई प्रकाशिक केंद्र से होती हुई किरण जो कि सीधे के सीधे वैसे ही गुजर जाएगी। तो पहली स्थिति है अनंत पर। ये देखिए अनंत से जो किरणें आ रही है, समांतर किरणें ली हैं, अपवर्तन के बाद में वो फैल जाएंगी, फैलेंगी तो आगे नहीं मिलेंगी। पीछे बढ़ाते हैं तो F1 पर ये मिलती है, और F1 पर ही हमें बहुत छोटा जो प्रतिबिंब है वो वस्तु का प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब बहुत छोटा, सीधा, आभासी, फोकस पर उसी तरफ बनता है जिधर वस्तु रखी हुई है। तो यहाँ पर जो इन दोनों ही स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनेंगे वो हमेशा उधर ही बनेंगे जिधर वस्तु रखी हुई है। सेकंड स्थिति जो है, जो किसी भी स्थिति पर लागू हो सकती है कि अनंत तथा O के बीच, प्रकाशिक केंद्र के बीच वस्तु रखी हुई है, तो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की तरफ वाले साइड पर ही F व O के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। आभासी बन रहा है तो वो सीधा ही बनेगा। इस तरह से दोनों स्थितियों में अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण को हम समझा सकते हैं। अब आ जाता है कि लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी सेम वैसी की वैसी ही है जैसे कि हमने दर्पण में पढ़ा था। एक ग्राफ मान करके आप इसको x और y के रूप में मान सकते हैं। x में, और नापते कहाँ से हैं, ये वाला रिक्त स्थान के रूप में पूछा जा सकता है कि लेंस के लिए जो हम चिन्ह परिपाटी के लिए नापते हैं तो कहाँ से नापते हैं, प्रकाशिक केंद्र O से हम नापेंगे, इधर की तरफ भी और उधर, दाएं और बाएं दोनों ही तरफ हम प्रकाशिक केंद्र से ही नापेंगे। तो अगर लेफ्ट की तरफ वस्तुएं रखी हुई हैं तो जैसा सेम दर्पण वाली ही बात है, यहाँ पर लेफ्ट की तरफ रखी हुई है तो हम माइनस में नापेंगे, और राइट की तरफ रखी हुई है तो हम प्लस में नापेंगे। इसी प्रकार से यदि ऊपर y की में अगर नापेंगे, y अक्ष पर हम नापेंगे, जो ऊंचाई होती है ऊपर नापेंगे तो प्लस में नापेंगे, और नीचे नापेंगे तो माइनस में नापेंगे। और वही कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो है वो ही लेंसों के लिए इसमें उपयोग में ली जाती है। लेंस सूत्र वहां से थोड़ा सा अलग है। लेंस सूत्र यहाँ पर हो जाता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। v जो है प्रतिबिंब की दूरी, u बिंब की दूरी, और f जो है वो फोकस दूरी। इन तीनों में से कोई भी 2 दे करके और आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है तीसरे का पता करने के लिए। इन 2 को सेट कीजिए और तीसरे का पता लगा लीजिए, ठीक है। आवर्धन m वही प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई यानी h' अपॉन h, और h' अपॉन h को यदि हम बिंब और प्रतिबिंब के संदर्भ में लिखें तो h' क्योंकि प्रतिबिंब का है तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी लिख देंगे, और h क्योंकि बिंब का है तो यहाँ पर हम बिंब की दूरी लिख देंगे। h' अपॉन h बराबर v अपॉन u। अब आ जाती है लेंस की क्षमता, P बराबर 1/f। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं कि कोई भी लेंस जो है वो किसी जो प्रतिबिंब बना रहा है वो उसको कितना फैला सकता है, कितना बड़ा कर सकता है। प्रकाशिक किरणों जितना बड़ा करेगा, जितना प्रकाशिक किरणों को फैलाएगा वो उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, और जितना छोटा करेगा उतना वो छोटा प्रतिबिंब बना देगा। तो उसकी क्षमता क्या है, तो उसकी क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती है, यानी उस प्रकाश की किरणों को फैलाने की और इकट्ठा करने की जो क्षमता है वो लेंस की क्षमता कहलाती है। P से इसे डिनोट करते हैं, P बराबर 1/f होता है, यानी जो क्षमता रहती है वो फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती रहती है। फोकस दूरी बढ़ती जाएगी तो जो क्षमता है वो कम होती जाएगी, इसलिए जो अच्छे लेंस होते हैं उनके अंदर फोकस दूरी जो है वो बहुत कम रखी जाती है। अब ऐसा ही जो मात्रक है लेंस की क्षमता का वो डायोप्टर है। डायोप्टर में कब होगा, क्योंकि ऐसा ही मात्रक है तो डायोप्टर में कब होगा, जब ये f
F को हम मीटर में लिखेंगे। तो यदि आपको सेंटीमीटर में दे रखा है किसी आंकिक प्रश्न में, तो पहले आप उसे मीटर में कीजिए, उसी के बाद इस फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यू रख करके और उस क्वेश्चन को हल कीजिए। यानी F मीटर में होगा तब P डायोप्टर में होगा। P जो है SI मात्रक जो है लेंस की क्षमता का, वो डायोप्टर है। इसी तरह से यदि कोई उपकरण ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारे लेंस लगे हुए हैं, तो जैसे सूक्ष्मदर्शी हो सकता है, 2-3 लेंस उसके अंदर लगे हुए हो सकते हैं। दूरबीन होता है, उसमें 2-3 लेंस, 2-3 4 कई सारे लेंस लगे हो सकते हैं। तो कुल जो लेंस की क्षमता होगी वो जितने जितने क्षमताओं वाले लेंस लग रहे हैं उन सबके बीजगणितीय योग के बराबर हो जाएगी टोटल जो क्षमता होगी। यानी वो इतना बड़ा करके हमें कोई चीज को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये P हो जाता है। अब जो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है। एक बच्चे ने पूछा था कि धनात्मक और ऋणात्मक क्यों होती है, ये उस बच्चे की क्वेरी थी, मैंने उस टाइम पर भी जवाब दे दिया था। आप सब भी सुन लीजिए कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक क्यों होती है, क्योंकि उसकी फोकस दूरी आगे है और फोकस दूरी आगे है तो वो प्लस में गिनी जाएगी, प्लस में नापी जाएगी। इसी तरह से अवतल लेंस की जो क्षमता है वो ऋणात्मक है। उसके जो चित्र, उसके जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वो फोकस पर इधर की तरफ, जिधर वस्तु है उधर की तरफ बन रहे हैं और उधर हम नापेंगे तो माइनस में नापेंगे, इसलिए इसकी जो क्षमता होगी वो ऋणात्मक होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये पूरा जो लेसन है बड़ा था, पर पूरा जो लेसन प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन यहाँ पर हमने समझ लिया है। आंकिक प्रश्न है, आपकी बुक में दे रखे हैं, बहुत सीधे आंकिक प्रश्न है। उसके बाद भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अपनी क्वेरी में जल्दी जल्दी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब तुरंत आपको दूंगी और एक अलग सेशन भी इसके लिए लिया जा सकता है। आप अपने कमेंट में मुझे लिख करके बता दें। बुक जो है वो हमने समाप्त कर दी है, बहुत अच्छे से हमने रिवीजन किया है। इन्हीं में से क्वेश्चन बिल्कुल 100% गारंटेड है कि यहीं से ही क्वेश्चन बनेगा, कोई भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए। मेरा जो परिश्रम है वो तभी सार्थक होगा जब आप इस बात को, जो हमने लेसन समझाए हैं, एक क्विक रिवीजन हमने यहाँ पर किया है, उस बात को बहुत अच्छे से आप समझेंगे, अभ्यास करेंगे और उस अभ्यास के साथ ही आप अपनी एग्जाम कॉपी में भी उसको लिख करके आएंगे तो निश्चित ही आपके बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो आएंगे। आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते बच्चों।